देहरादून में यूआईआईडीबी की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। अधिकारियों को सीएम ने दिए कई निर्देश। यूसीसी को लेकर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। यूसीसी लागू करने को लेकर बीजेपी की अलग प्लानिंग। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए संसद से नहीं बल्कि देश की अलग अलग विधानसभाओं से पारित करने की तैयारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी पार्टी नेताओं को चेतावनी। पार्टी फोरम में आकर ही कहे अपनी बात। नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद कई नेता कर रहे थे बयानबाजी। गौतम अडानी मामले पर और मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस का देश भर में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव में लिया हिस्सा। जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की। उत्तराखंड में एक बार फिर कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले। सीनियर पीसीएस अधिकारी और पूर्व में हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट रह चुकी ऋचा सिंह की बनाया गया हल्द्वानी नगर निगम का नया नगर आयुक्त। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। कई विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए खास दिशा निर्देश। हरिद्वार के सिडकुल में गोली चलने की सनसनीखेज वारदात आई सामने। घर में काम कर रही युवती को युवक ने मारी गोली। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। मसूरी मॉल रोड पर दिन दहाड़े गढ़वाल टेरेस के सामने खड़े पहाड़ को काटने का काम लगातार जारी। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधिकारिक संरचना बोर्ड यानी कि यूआईआईडीबी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि सभी सरकारी कामों को शुरू करने को लेकर 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सचिवालय में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। बैठक में हुई चर्चा को लेकर जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि हमने विकास के साथ विरासत को भी बचाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ ही कालसी में बनने वाले हरिपुर घाट को लेकर भी चर्चा की गई। तो बता दें आपको, जहां पर यूआईआईडीबी की बैठक हुई है वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में इस बैठक को किया गया और बैठक को लेकर सीएम धामी ने कई विशेष जानकारी भी दिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। आज यूआईडीबी जो उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, उस बोर्ड की बैठक हुई है और उस बोर्ड की बैठक में जो हमारे गंगा कॉरिडोर ऋषिकेश हरिद्वार और साथ में शारदा कॉरिडोर और हमारा हरिपुर जो घाट कालसी में बनना है, उन सभी पर चर्चा हुई है। एक टाइम बाउंड बनाया गया है और हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि थे, स्टेक होल्डर थे, उन सबसे भी हम वार्ता करेंगे, जैसे हरिद्वार में है या अन्य स्थानों पर, कि विरासत भी बनी रहे। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो उसी थीम के साथ, उसी योजना के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी के सुझाव भी लिए गए हैं। सबके सुझावों के अनुरूप जल्दी से जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरें
इसके लिए सभी आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और बोर्ड की जो बैठकें हैं वो जल्दी हमारे क्रमानुसार जल्दी होंगी, जिससे कि ये सारे प्रोजेक्ट हमारे तेज़ी से धरातल पर उतरें। और हमने जून 2026 तक का लक्ष्य लिया है कि सारे प्रोजेक्टों में एक विधिवत रूप से काम प्रारंभ हो जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरफ से दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की बात कहकर बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा भी कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बात बताई है कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरेगा। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य को यूसीसी लागू करने के लिए मार्गदर्शन दिया है, जिससे उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। जल्द ही हम इसके प्रावधानों को लागू कर देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देश में यूसीसी को लागू करने के लिए अलग तरह की प्लानिंग कर रही है। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए इसी संसद से नहीं बल्कि देश की अलग अलग विधानसभाओं से पारित करने की तैयारी चल रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर राज्यसभा में चर्चा के दौरान साफ संकेत दिए हैं। यूसीसी को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उत्तराखंड में सरकार बनी तो यूसीसी को लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के मुताबिक यूसीसी के लिए पहले 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई और उसकी सिफारिशों के आधार पर यूसीसी को लागू किया। उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए नजीर बना हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। बात केवल भारत की नहीं है बल्कि अमेरिका जैसे देश भी उत्तराखंड के यूसीसी को लेकर के उसमें रुचि दिखा रहे हैं। कल ही भारत में जो अमेरिकी दूतावास है उसके 2 वरिष्ठ अधिकारी जो है वो कल मुझसे मिलने के लिए घर पर आए थे और उन्होंने उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में जानकारी मुझसे ली और मैंने विस्तार से जो है इसकी जानकारी उनको दी और ये भी बताया कि जनता इसके साथ खड़ी है और यूसीसी को लेकर के जो परिवर्तन है वो देश में दिखाई देने लगा है। और साथ ही हमारा जो ये कानून है, जो संविधान आचार संहिता नागरिक संहिता बनी है, वो किसी धर्म के बारे में नहीं है बल्कि वो इक्वालिटी को लेकर के है, समानता को लेकर के है। और समानता हम तभी ला सकते हैं जब हमारे कानूनों के अंदर एक समरूपता हो।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्हें पार्टी फोरम में ही अपने बात कहने की नसीहत दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिस किसी भी कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहनी है वो पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखे। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टी के कई नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वरिष्ठ नेताओं को जवाब देने में काफी मुश्किल हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि निकाय के आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ने इस पर आपत्तियां मांगी है और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। सही प्लेटफॉर्म पर बात न करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी है। अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से जनता से अपील करता हूं कि वे एक प्लेटफॉर्म पार्टी ने बना हुआ है। प्रदेश स्तर पर हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो इनके लिए प्रभारी बनाए हुए हैं अपने विषय उन तक सीमित रखें। किसी भी प्रकार की अनर्गल बयानबाजी किसी भी स्तर पर प्रत्याशी के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। वहीं गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रदेश देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस भी आज राजभवन कूच कर रही है। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी सरकार इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके का काम कर रही है। कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथ में खेल कर रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन को लेकर उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए। इसके तहत सभी चिकित्सकों और कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज होगी, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा है कि एसओपी बनाने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई। वहीं सभी डॉक्टर और कार्मिकों के दायित्वों को देखते हुए एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर भी दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में एसओपी बनने की उम्मीद है, जिसके बाद किसी को भी उसकी जिम्मेदारियों को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा। जी हाँ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसमें जो ये एसओपी बनाने की बात थी माननीय मंत्री जी के द्वारा, जो इसमें हमने एक बैठक कर ली है। सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ जो है एक बैठक करी है और विस्तृत चर्चा हुई है। और सबसे पहले जो एसओपी में जो पॉइंट्स आया है, जितने भी चिकित्सक हैं हमारे और जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर ही जो है ये एसओपी जो है तैयार हो जाएगी और फिर जो है ताकि जो है किसी भी कार्मिक को
यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, और जो हमारे जो उपचार की व्यवस्था है हर चिकित्सालय में, उसमें कहीं पर भी कोई जो है परेशानी उत्पन्न न हो। चलिए इसी के साथ बात करते हैं उत्तराखंड श्रीनगर की, जहां की मेयर चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम चयन को लेकर कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर बीजेपी नेता लखपति भंडारी ने कहा कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में कई योग्य कार्यकर्ता हैं जिनको लेकर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम के भीतर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई विकास कार्य करवाए हैं। पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को टिकट देगी, सभी कार्यकर्ता एक मत होकर उसको जीतने में सहयोग करेंगे। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट है, मैं एक बात का विरोधी हूं कि जो हमारे कुछ जिहादी हो या इस प्रकार के रोहिंग्या हो जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को अपना टारगेट बना रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाने का, मैं इस चीज का विरोध करता हूं। और इसको लोग अगर राजनीति सोचते हैं तो सोचें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है कि मैं अपनी बच्चों को, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको हर हाल में इन जिहादियों के चंगुल से बचाना, और जो इस प्रकार की इन लोगों की एक प्रवृत्ति, एक जो फंडिंग करके और इस प्रकार से एक सोची समझी रणनीति के तहत जो हमारे बच्चों को फंसाने का काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उस बात का विरोधी हूं। अब लोग सोचते हैं तो सोचे, जो कोई सोचता है तो सोचे। नहीं, देखिए, ये पार्टी हाईकमान का मामला है कि किसको टिकट देती है, किसको चुनाव लड़ती है। मैं पार्टी का एक सिपाही हूं और पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का, विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। नहीं, ऐसा है, देखिए, महिला सीट हो तो हम महिलाओं का सम्मान करते, अनुसूचित जाति सीट हो तो हम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का सम्मान करते। हमारा ऐसा नहीं है, और मैंने कहा कि मेरा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं रहता कि मुझे चुनाव लड़ना है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय इंटर कॉलेज गरखेत नैनबाग टिहरी पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी का समिति की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। सीएम को कोट और टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सीएम ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, वहीं अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किलोमीटर 10 से ठक्कर कुदायूं, खास कुदायूं होते हुए स्वेल चेक तक 4 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, गरखेत में स्थार हेलीपैड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सीएम ने आगे क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। आप सभी के बीच में जहां भगवान भद्रराज हम सबको अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं, और आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत ही यहाँ पर हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, इस तरह के जो विशिष्ट आयोजन है, ये महोत्सव है, क्रीड़ा के महोत्सव है, सांस्कृतिक महोत्सव है, विकास की प्रदर्शनी है, ये हमारी सभी जो सांस्कृतिक धरोहर है। मैं अभी प्रीतम भाई से पूछ रहा था, हमारी बहनों ने कितना शानदार परिधान धारण किया हुआ है, उनके सर से लेकर नीचे तक घाघरा, जो इन्होंने हमारी पारंपरिक जो आभूष है उस सब को पहनकर अपनी संस्कृति से जुड़ने का काम किया है। और ये सारे के सारे आयोजन जिसमें हम भाग लेते हैं, ये हमारी आने वाली जो भावी पीढ़ी है, उस भावी पीढ़ी तक हमारी विरासत को और हमारी संस्कृति को पहुंचाने का काम करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम करते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी प्रदेशवासियों से अपील की है उन्होंने कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, अपने बच्चों को बोली भाषा से जोड़े रखना है, यानी कि जो हमारी बोली भाषा है वो बच्चों तक भी पहुंचानी है। हमारी जो संस्कृति है वो बच्चे उसको आगे बढ़ाएं, उस संस्कृति का भी संरक्षण करना है। हमें अपनी जो पूर्वजों के दी हुई विरासत है, उस विरासत को भी संजो कर रखना है। साथ ही आज जिस प्रकार से आसपास के विभिन्न गांवों के लोग इस महोत्सव में
बहुत ही हर्षोल्लास से, खुशी से सम्मिलित होते हैं, उससे हम सब में एक आपस में स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, अपनत्व की भावना बढ़ती है और ये हमारे सांस्कृतिक प्रागढ़ता के लिए भी और सामाजिक समरसता के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे महोत्सव निभाते हैं। मैं इस अवसर पर महोत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित करने में जुटे हुए आयोजक मंडल के हमारे पवार जी, भंडारी जी, उनकी पूरी टीम और हमारे रोहित रावत जी, ये भी लगातार इनके बीच में और हम सब लोगों के बीच में समन्वय का काम करते हैं। मैं इन सबको बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने आज मुझे भी आप सबके बीच में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। हमारे माननीय विधायक जी का भी मैं हृदय से इनका भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय विधायक जी का भी बहुत ज़्यादा आग्रह था कि आप सबके बीच में आना है और आप सबके बीच में प्रतिभाग करना है। हमारे राजपुर क्षेत्र के विधायक जी, अब विधायक तो ये वहाँ के हो गए, लेकिन यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो ये भी उसकी लगातार पैरवी करते रहते हैं कि यहाँ आपको जरूर आना है, जरूर जाना है। तो भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जो लोक समृद्धि संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है और अपने आप में बहुत इसमें विशिष्टताएं हैं। और मैं सच बताऊं तो आप सबको यहां मैं देख रहा हूं तो मैं पिछले वर्ष जब लंदन गया था निवेश सम्मेलन में, उस निवेश सम्मेलन में जब मैं वहां पहुंचा तो यूके बोलते हैं, इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और हमारे उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं ना, ऐसा ही है मनु भाई। तो जब मैं लंदन गया और 8.5 घंटे की यात्रा करने के बाद, मेरी पहली इतनी लंबी यात्रा थी, और उस यात्रा के बाद उत्तराखंड के जो प्रवासी भाई बहन वहां रहते थे उन्होंने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया था और लगभग 8:30-9 बजे मैं वहां पहुंचा हूंगा और 1-1.5 घंटे बाद उनका कार्यक्रम था। काफी लंबी यात्रा के बाद फिर सड़क मार्ग से 1.5 घंटे की यात्रा करने के बाद जब मैं 10:30-11 बजे के बीच में उनके बीच में पहुंचा तो मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। एक तो थोड़ी नींद भी मुझे आ रही थी, मैं सोच रहा था कि मैं अपने वाले यूके में हूं या लंदन वाले यूके में हूं। और वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। सीनियर पीसीएस अधिकारी और पूर्व में हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट रह चुकी ऋचा सिंह को हल्द्वानी नगर निगम का नया नगर आयुक्त बनाया गया है। वहीं वर्तमान नगर आयुक्त विशाल मिश्रा को जल जीवन मिशन का निदेशक बनाकर देहरादून तबादला किया गया। बता दें, ऋचा सिंह तेज तरार पीसीएस अधिकारियों में से एक है जिन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी में रहते हुए कई शानदार काम किए हैं। ऐसे में उनके नगर आयुक्त बनने से हल्द्वानी शहर में नगर निगम से जुड़े तमाम कार्यों में तेजी आएगी। हल्द्वानी से उनकी गहरी जान पहचान और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उन्हें ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके इस नियुक्ति से नगर निगम में सुशासन और बेहतर प्रबंधन की उम्मीद की जा रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथी बड़काल कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कई विकास कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में कैबिनेट मंत्री ने मसूरी के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान के द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी में हुए कामों को लेकर रिपोर्ट भी ली। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी में सीएम धामी की घोषणा के अंतर्गत आने वाले सभी कामों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। एक
एक और उत्तराखंड की जनता जहां भू कानून की मांग कर रही है और खुद प्रदेश सरकार भी भू कानून लाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भू माफिया सरकारी जमीन और असहाय लोगों की जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पौड़ी के सतपुली में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम से सामने आया है। बता दें, जहां पर ग्राम सभा मलेठी के दिव्यांग और असहाय व्यक्ति लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को लिखित में शिकायत की है, जिसमें उसने जाने माने स्थानीय उद्योगपति सुंदर सिंह चौहान के फर्जी तरीके से उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। जानकारों का कहना है कि उद्योगपति ने कई ग्रामीणों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, जिसको लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। सर मेरे साथ ऐसा, मेरी मम्मी ने और मेरे चाचा ने वो कहीं ऊपर बेचा था। सन 2010 की बात है। ये मेरे ख्याल 16 नाली एक जगह है, 16 नाली जमीन वहाँ बेची थी और एक हमने इधर बेची थी, ये धौलधार वाली जो दोनों रोड है, चौनकोट गेट। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को पहले पता नहीं लगा इस जमीन के बारे में। जब यहाँ जीसीबी लग गई, अभी 2024 की बात है, जब यहाँ जीसीबी लगी तब मैं आया, मैंने कहा चौहान जी आपने यहाँ जीसीबी क्यों लगाई? तो इन्होंने मेरे को बोला आपने ये बेच रखी है। तब मैंने कहा इनको, मैंने कहा बोला कि मेरे को रजिस्ट्री दिखा दो। तो मेरे को वृद्धाश्रम ले गए, साथ में मेरे भाई लोग थे। तो इन्होंने उस टाइम चौहान जी ने बोला सॉरी गलती होगी मेरे से, आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने 3 लाख रुपए पकड़ने तो मैं इसको देने को तैयार हूँ। हमने इसमें मना कर दिया। फिर उसके बाद सुबह मेरे को इनके लड़के का फोन आ गया 8 बजे, 8:30, 9 बजे करीब, कह रहे ये रजिस्ट्री मिल गई है। तो मैंने कहा इसमें किसकी रजिस्ट्री है? तो इन्होंने मेरे को बोला आगे एक तो आपके चाचा है, जो मेरे चाचा का स्वर्गवास हो गया। तो चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।